जैसे आधे 12th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा था 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पार्ट 2 में प्रवेश करते हैं हम। टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये आपने क्लास 10th में भी हल्का सा पढ़ा हुआ है ना। वहाँ आपने पढ़ा था कि द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो हमने कहा जैसे जैसे पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे, अच्छा पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ाएंगे, कल बताई थी ना मैंने। तो पहला क्या आएगा, करंट या पोटेंशियल। पहले हम क्या करते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिवाइज करा देते हैं आपका। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उससे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ईएमएफ देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उससे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, हमारा एक फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स से एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और हमें क्या मिलता है, करंट। तो पहले क्या दिया, V। तो V बढ़ाने से I बढ़ा, I बढ़ाने से V नहीं बढ़ा। बात समझ में आ रही है। तो V बढ़ाने से I बढ़ा। काफी लोग कहते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। भाई सरासर गलत है, ठीक है, क्योंकि V बढ़ाने से I बढ़ा है। तो मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यहाँ से एक कांस्टेंट आता है RI। इतनी बात समझ में आ रही है। यहीं से यदि मैं I इज इक्वल टू निकालूँ, या मैं इसको ये लिख दूँ I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ से आपने कुछ ये भी पढ़ा है कि R को यदि हम यदि R ज़्यादा होगा तो I कम होगा, या यूँ कहो I कम आ रही है तो उसका कारण कौन है, R का ज़्यादा होना। R कौन होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन। इसको थोड़ा सा ये समझें हम, क्या समझें, कल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, कल हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या देखा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ, जब हमने बैटरी लगाई थी, इस पॉजिटिव की तरफ मूव करने का प्रयास कर रहा था, और उस प्रयास में इसका क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहा था। इस कोलिजन के बार बार प्रयास में जो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसी को हमने क्या कह दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दी थी। अच्छा मुझे ये बताइए, इसका जो बार बार कोलिजन हो रहा था, ये कोलिजन क्या पैदा कर रहा था, रेजिस्टेंस। और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ही लेट हमारा क्या फ्लो होगा, करंट। तो बात समझ में आ रही है। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही लेट कौन आएगा, करंट आएगा, या उतना कम होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि करंट और ज्यादा हो जाए, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। कल समझाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने, इससे पहले वाली वीडियो में। चलिए, तो यहाँ से समझ में आई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस रेजिस्टेंस की इसके अकॉर्डिंग मैंने कहूँ कि R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I। यहाँ से इसकी यूनिट निकालने तो क्या हो जाती है, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, या इसकी एक ऐसा यूनिट और होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम। क्लियर है। यहाँ से थोड़ा सा आपको याद दिलाओ, यदि इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ किस में बनता है, V और I में। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ता चला जाता है। तो मुझे एक कांस्टेंट ग्राफ मिलता है, जिससे हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्या मिलती है मुझे, लीनियर रिलेशनशिप मिलती है, एक रिलेशनशिप। ठीक, किसमें मिलती है ये, V अपॉन I में। आती किसके बराबर है, R के बराबर। तो ये जो कांस्टेंट है ये R आ रहा है, यहाँ से कोई एक थीटा होता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो सिंपल सी बात है, ये मेरा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने ये देखा जो VI ग्राफ का स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस। छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखिए, ये मेरा V है, ये मेरा I है, दो मैंने रेजिस्टेंस ले लिए, एक ये आ गया, एक ये B आ गया। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ,
मैं आपसे एक क्वेश्चन रखता हूँ, विच वन कंटेन मोर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ देखो रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है, जब पोटेंशियल ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस कम कब होता है, जब करंट ज़्यादा होती है। हम देखें दोनों में, बी वाले में क्या है, करंट ज़्यादा है, ए वाले में क्या है, करंट कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ए वाले का क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस। मैं कह सकता हूँ द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। बात समझ में आ रही है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी एक चीज़ देखें, डिपेंडेंसीज ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये मेरा रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वही सिंपल सी बात कल मैंने जो उससे पहले वाली वीडियो में जो बताया था, क्या बताया था, ये एक क्या था, कंडक्टर। इस कंडक्टर की मैं लेंथ को बढ़ा दूं, यहाँ तक कर दूं, तो सिंपल सी बात है कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखें, लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कि एक छोटी सी गली है, उस गली में बहुत सारी भीड़ है, उस गली को थोड़ा सा और लंबा कर दूं तो क्या होगा, उस भीड़ का सामना थोड़ी देर और करना पड़ेगा, तो लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा हम देखें, यहीं पर यदि मैं इसको क्या कर दूं, इसका एरिया बढ़ा दूं इस तरह से, तो जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा था, गैपिंग कम होने की वजह से, पास पास होने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो वो कोलिजन के चांसेस थोड़े से क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो आर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। गली वाला एग्जाम्पल पर यहाँ फिट होगा। यदि गली में ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वो सकरी ज़्यादा है, ठीक है, पतली ज़्यादा है, उसको मैं एरिया बढ़ा दूँ, यूँ कर दूँ, तो क्या होगा, इजीली लोग जा पाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द करंट, करंट के अपोज करने की प्रॉपर्टी है। और ये अपोजिंग किससे हो रही है, कोलिजन से। अपोजिंग किससे हो रही है, कोलिजन से। बात समझ में आ रही है। तीसरी चीज देखें, और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, और मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, मटेरियल। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग होता है, ठीक है। चार चीज़ पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात, ठीक है। यहीं पर यदि इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैं निकालूं तो ये क्या हो जाता है, आर ए अपॉन एल। और यदि यहाँ से मैं क्या निकालूं, इसकी यूनिट निकालूं तो इसकी क्या होती है, ओम मीटर स्क्वायर। मीटर एक एम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ओम मीटर। ये आपने पहले पढ़ा हुआ था, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इफ ए इज इक्वल टू 1 एल इज इक्वल टू 1, मतलब जो मैंने कंडक्टर लिया है इसका एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। जो मैंने लेंथ ली है, ये लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो उस टाइम मेरी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इन डेट केस दिस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। बात समझ में आई। इसको एक नाम और दे दिया हमने, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैं कह सकता हूं क्या, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको हमने एक क्या, रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये तो रेजिस्टिविटी वाली बात है। थोड़ी सी बात हम और समझ सकते हैं। और क्या समझ सकते हैं, यदि मैं रेजिस्टिविटी देखूं तो रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, LENGTH, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। नो डिपेंड ऑन एरिया, ना ये एरिया पर डिपेंड करती है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, इट इज ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, केवल मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती। इसका प्रूफ अभी हम देंगे, ठीक है। आगे एक छोटा सा वर्ड और आता है, क्या,
कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस ई आएगा यहाँ पर। कंडक्टेंस इज क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसका ऐसे भी लिख देता हूं मैं, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं जी से, इज इक्वल टू 1/r। तो यदि आर की जो ऐसा यूनिट थी वो ओम है, तो जी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम। क्लियर है। इसी तरह से एक चीज और आती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को नोट कर देते हैं हम किससे, सिग्मा से। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने कह दिया रो, तो उसको क्या कह दूंगा मैं, पर ओम पर मीटर। नहीं आती बात समझ में। या इसको एक ऐसा यूनिट और दी, मोह। क्या दी, मोह, MHO, मोह। क्लियर है। आगे हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डिडक्ट करते हैं। ये ओम्स लॉ ने कहा वास्तव में सही है या गलत है, आता है कि नहीं आता। हमने पता है क्या जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आई थी VD इज इक्वल टू ए टाउ। ए मतलब एक्सेलरेशन, ई अपॉन एम, ये पर निकाल चुके हैं हम पहले। इसी तरह से डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर से क्या निकल सकता है, ई इज इक्वल टू V अपॉन एल। डिस्टेंस कितनी कवर की थी हमने बताया था, कोई एक कंडक्टर लीजिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यहाँ हमने एक पोटेंशियल इसमें लगा दिया, इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट होता है V, यहाँ होता है 0 पोटेंशियल डिफरेंस से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कब करेंगे यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी E, तो मैं पूछूं E किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है V अपॉन L के बराबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू V अपॉन L, इन दोनों से देखा तो E की यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, तो E की वैल्यू V अपॉन L हो गई, ये हमने आ गई। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये हुई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक चीज हमने यहीं से और निकाली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई कितना निकाला था यहाँ पे, आई इज इक्वल टू NEA/VD, इतना ही होता है। तो यही यहाँ पे इतना आई है, तो इस VD की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, हमने पुट कर दी, तो हमारा आ गया NE² टाउ अपॉन M इंटू AV अपॉन L। अच्छा ये रहा V और ये रहा I, V और I अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से V अपॉन I निकालें जरा, V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो V अपॉन आई किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो इस V के अपॉन में I लेके आए और इक्वेशन मेरी कुछ इस तरह से आ गई। तो यहाँ पर यदि निगाह डालूं तो सिंपल सी बात है, देखो M क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट, N क्या है, कांस्टेंट, E क्या है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ चार्ज इतने बह रहे हैं, ये कम ज़्यादा थोड़ी ना होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बैटरी किसका सोर्स है, नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ईवी क्या है, कांस्टेंट, टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। अच्छा V अपॉन आई देखें तो V अपॉन आई किसके बराबर आता है, एक कांस्टेंट के बराबर, तो ये कांस्टेंट होता है R। और इस फॉर्मूले को यदि मैं कंपेयर करूं, क्या करूं, कंपेयर करूं किससे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से, तो मेरा रो इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, M NE² टाउ। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, रो क्या था हमारा, ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, कह रहे थे ना, केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ये M किसकी प्रॉपर्टी है, मैं आपसे पूछूं M किसकी प्रॉपर्टी है, ये M मास है ना, किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। N और E ये किसकी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, मटेरियल की। रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू चार्जेस ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। तो ये यहाँ कहीं भी आ रहा है L, लेंथ और एरिया। तो रेजिस्टिविटी केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है रो। यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया, इतनी बात समझ में आई। यहीं पर एक चीज और आती है, ओमिक बिहेवियर और नॉन ओमिक बिहेवियर। ओमिक बिहेवियर और नॉन ओमिक बिहेवियर। देखो ओमिक बिहेवियर सिंपल सी बात है, जो ओमिक
जो ओम्स लॉ में चीज बताई गई थी V इज इक्वल टू आई आर, इसको जो फॉलो करे, मतलब जनरली उसमें क्या आएंगे मेटल्स, मतलब ये हम V ले लें, यहाँ से हम I ले लें, और हमें जनरली सॉरी यहाँ I ले लें, यहाँ V ले लें, V बढ़ाना है हमको, तो यहाँ से हमें ग्राफ क्या मिलेगा इस तरह से। तो ये तो होते हैं हमारे क्या ओमिक बिहेवियर। नॉन ओमिक बिहेवियर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। या तो कैसा होगा, मान लीजिए यह ऐसा होगा, हमने पोटेंशियल दिया, थोड़े से ही पोटेंशियल में इसे करंट मिल गया हाई, और किसी हाई पे जाके ये हो गया हल्का सा सैचुरेटेड। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या मैं आपको बताऊं, टॉर्च का बल्ब। टॉर्च का बल्ब देखा कितनी रोशनी देता है, बहुत हल्के से पोटेंशियल पे ही नहीं देता। और इसका एक और एग्जांपल है हमारा, जो आपके मोबाइल के पीछे टॉर्च होती है वो वाले, ठीक है, थोड़ी सी पोटेंशियल पर करंट ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का बात है सीधी सीधी कि ये नॉन ओमिक बिहेवियर है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब ग्राफ हमारा स्ट्रेट नहीं मिलेगा, या ऐसा हो सकता है। ठीक है, जाना कैसा चाहिए था, स्ट्रेट नहीं गया ये। एक चीज और है जो नॉन ओमिक बिहेवियर का ही पार्ट है, जिसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सेमी कंडक्टर। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और है नॉन ओमिक बिहेवियर का, ट्यूबलाइट। गैस भी नॉन ओमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं तब ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। तो मैं इनको हल्का सा पोटेंशियल देता हूं, इनमें करंट फ्लो नहीं होती। मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल और दिया, फिर भी करंट फ्लो दिखाई नहीं दी। अच्छा, इसमें और डीप में भी जाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा वहां पर, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। मैंने थोड़ी सी करंट और दी, लेकिन थोड़ा पोटेंशियल और बढ़ाया, लेकिन करंट दिखाई नहीं दी। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और हमको करंट देखने के लिए मिली यहाँ पर, और फिर करंट मिली जबरदस्त तरीके से। इसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज का ब्रेक, नी वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमको करंट देखने के लिए मिली, और हम इसका हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये हमारा आ गया सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, जो किसको फॉलो करता है, नॉन ओमिक बिहेवियर को। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, हाउ मच करंट फ्लो इन पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसका कोई एरिया होता है ए, यहाँ से एक करंट बह रही है आई, तो मैं पूछना चाहता हूँ 1 मीटर स्क्वायर में, एक यूनिट एरिया में कितनी करंट बह रही है। तो हमने माना ए मीटर स्क्वायर में आई करंट बहती है। ठीक है, ऐसे करो, ए मीटर स्क्वायर में कितनी करंट बहती है, आई, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितनी करंट बहेगी, आई अपॉन ए। इसी 1 मीटर स्क्वायर में बहने वाली करंट को मैं कहता हूं करंट डेंसिटी, और रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे किससे, जे से। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अच्छा, एक डायरेक्शन में से निकाला जाता है पर्टिकुलर में, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको कल एक उससे पहले वाली वीडियो में एक चीज बताई थी, जो मेरी करंट थी वो कैसी क्वांटिटी थी, टेंसर। जनरली इसे हम स्केलर बोल देते हैं। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यदि इसकी यहां से हम यूनिट निकालें तो क्या आ जाएगी, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये वेक्टर किसकी वजह से हुई, ये तो वेक्टर है नहीं, और एरिया का वेक्टर है, हाँ, क्योंकि जब यहाँ पे निकालते हैं सरफेस, तो इस सरफेस पे एक एरिया वेक्टर काम करता है। इस एरिया वेक्टर की वजह से ये क्या हो जाती है, आई, ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। यदि यहाँ से मैं आई निकालूं तो क्या आएगा, जे वेक्टर और ए वेक्टर। अच्छा, ये बताना ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, अरे दिमाग लगा के देखो, आई कैसी क्वांटिटी है, जनरली स्केलर। स्केलर कब होता है, व्हेन आर टू वेक्टर आर इन डॉट प्रोडक्ट। ये किसमें होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में होते हैं। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल में आपके काम में आती है, जो मैंने कहा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यहाँ से आई का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, NEAVD पढ़ा था, अपॉन ए, यहाँ से ए से ए कट जाता है, और जे का एक नया फॉर्मूला भी आ जाता है, कौन सा, इज इक्वल टू NEVD। ये कुछ न्यूमेरिकल्स में काम में
आ जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ये हमने क्या निकाल लिया, करंट डेंसिटी। इसके साथ छोटा सा टॉपिक और है, मैं आपको समझा देता हूँ, मोबिलिटी। वैसे तो हमारे कोर्स में है नहीं, पर आप समझ लीजिए मोबिलिटी। मोबिलिटी तो ये हो जाता है, मोबिलिटी क्या होती है, इसे म्यू से करते हैं डिनोट हम, और इसके साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा पहले ही बता दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट इन कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ जाती है आगे, इसलिए हम आपको समझाते हैं, क्योंकि यदि आप कंपटीशन देते हो तो वहाँ जरूरी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वी डी अपॉन ई। वी डी की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, अभी तक फॉर्मूला कई बार पढ़ा हुआ है, ए टाउ, ए क्या होता है, ई अपॉन एम, वैल्यू पुट कर दी, ई से ई कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा छोटा सा एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और घूम घूम के पूछा जाता है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दें। टू ड्राइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हमको ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म निकालना है, ध्यान दें, ठीक है। या ये ऐसे भी आता है, टू ड्राइव द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर यूं कह देंगे टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या वी इज इक्वल टू आई आर, बात एक ही है। ये कैसी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में अभी हमने कुछ चीज़ निकाली ना, जे, यदि कहीं से इसमें जे लाके घुसेड़ दिया जाए, मतलब जे लाके धर दिया जाए, कहीं से भी जे ले आया जाए, तो सिंपल सी बात है, ये ओम्स लॉ जो है कैसी फॉर्म हो जाएगी, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पर थोड़ा सा, ठीक है। v इज इक्वल टू हमने कुछ पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है ना, डेल्टा v इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, पढ़ा हुआ है। यहाँ से v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ई एल, तो v इज इक्वल टू ई एल आ जाएगा। i इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया मैंने e और एल। अच्छा आर इज इक्वल टू, मैंने एक चीज पढ़ी है क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, नहीं पढ़ा हुआ, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो एल, रो और एल। अच्छा अपॉन में जो आएगा ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, तो यहाँ पे एरिया आ गया। अच्छा इसे कैपिटल एरिया ही लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से एल से एल कट गया, बहुत ध्यान देना मेरी बात पर। अच्छा इस एरिया को क्या इसके अपॉन में ले आऊं, आई अपॉन ए लिख लूँ इसे मैं, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, जरा देखो सही, ई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये रो नहीं आ जाएगा, सॉरी ई और रो। क्लियर है बात। अच्छा आई अपॉन ए अभी हमने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, लिख सकता हूँ इसको, नहीं लिख सकता, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए की जगह क्या लिख दूँ मैं, ये आई अपॉन ए की जगह है जे इज इक्वल टू ई। अच्छा एक चीज और मैंने पढ़ी है ना, एक तो होता है रजिस्टिविटी, एक पढ़ी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या थी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे थे, 1 अपॉन रो के बराबर थी, तो 1 अपॉन रो यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो एक रिलेशन आ गया, जे इक्वल टू सिग्मा ई, या ई सिग्मा। जे कैसी क्वांटिटी है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने ओम्स लॉ को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। इसे एक नाम और देते हैं, इट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द स्केलर फॉर्म ऑफ v इक्वल टू आई आर, आर आई। क्लियर है, इतनी बात समझ में। अरे जे क्या था, इंटेंसिटी नहीं था, जे हमने क्या पढ़ा, करंट की डेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी। और पोटेंशियल भी क्या है, एक डेंसिटी ही तो है, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा ये क्या है, कैपेसिटेंस एज अ कांस्टेंट, आर किसकी तरह बिहेव करता है, एक कांस्टेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या जनरेट होती है, करंट। तो कुछ कुछ इसके क्या आ जाता है, ये बराबर आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, कार्बन रजिस्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।